हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। हमने इतिहास की पृष्ठभूमि को, विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ा। हमारी सारी कक्षाएं समाप्त हो गई। अब हमें दूसरा सब्जेक्ट लेना था, तो हम अब शुरू कर रहे हैं राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। अगर हम इसको देखें तो पॉलिटी की विषय वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है। इससे अगर हम पीसीएस की परीक्षा में देखें, लगभग 15 से 20 प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहे हैं तथा यूपीएससी में भी इसका वेटेज अच्छी खासी मात्रा में दिखाई देता है। दूसरा, अन्य परीक्षाओं में भी पॉलिटी को अच्छी मात्रा में पूछा जाता है। दूसरे, अगर हम इसको देखें तो पॉलिटी का ज्ञान आम जनमानस के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं, मगर एक सबसे बड़ी समस्या है कि क्या हमारे मूल अधिकार हैं और क्या हमारे मूल कर्तव्य हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर अ कंट्री, फॉर अ नेशन, फॉर अ सोसाइटी। अगर हम इसे देखें तो पॉलिटी की विषय वस्तु इसलिए केवल परीक्षा के लिए ही नहीं, अपितु समाज के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर अगर आप देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान कोई एक दिन या फिर कहें संविधान सभा की अकेली प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहा है। अंग्रेज भारत आते हैं 16वीं शताब्दी में और वह प्लासी का युद्ध लड़ते हैं 1757 में और बंगाल को पूरी तरह से अधीन करते हैं बक्सर के युद्ध में। इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है और धीरे धीरे देश को वह अपनी जद में लेते हैं, अपने घेरे में लेते हैं। तो सबसे पहली जो शुरुआत करते हैं वो रेगुलेटिंग एक्ट से करते हैं, भारतीय कानूनों को बनाने में, भारत में कानून बनाने में। और उसे अंतिम मुकाम तक अगर देखें तो भारत शासन अधिनियम 1947 तक लेकर जाते हैं। उसके बाद के जो कालखंड है, चाहे आप देखें कैबिनेट मिशन या 3 जून योजना को, तो एक तरह से संविधान का जो भी निर्माण वहां हो रहा है उसमें भारतीयों की ही भूमिका है, अंग्रेजों की नाम मात्र की भूमिका वहां दिखाई देती है। तो भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया, भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया को आज हमें समझना है और महत्वपूर्ण कानूनों को समझना है जो भारत में अंग्रेजों की ओर से आए और कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में भी इनके कहीं ना कहीं रूप दिखाई देते हैं। तो आज हम कक्षा में समझ रहे होंगे कि किस प्रकार भारतीय संविधान का विकास धीरे धीरे क्रम में दिखाई देता है। तो आइए सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अगर हम देखें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो माना जाता है वह यह था कि इस कानून के द्वारा पहली बार अंग्रेजी संसद ने भारत के लिए कानून बनाया। तो पहला कानूनी प्रयास अंग्रेजी संसद की ओर से जो भारत में हुआ वह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना के रूप में अगर हम देखें तो बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी जो अंग्रेजों के अधीन थी, उन दोनों प्रेसिडेंसियों को एक तीसरी प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता का गवर्नर हुआ करता था, अब उसे इन दोनों प्रेसिडेंसियों के ऊपर, मद्रास और बंबई के ऊपर बैठाकर उसका नामकरण कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। जो पहला गवर्नर जनरल बना उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। तथा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने वह थे एलिजाह इम्पे। तो देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी को अधीन कर दिया गया, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन, और कलकत्ता के गवर्नर यानी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पहला गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 और उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिजाह इम्पे। वारेन हेस्टिंग को मदद करने के लिए, प्रशासन में मदद करने के लिए एक गवर्नर परिषद का निर्माण किया गया जिसमें कुल 4 सदस्य थे। उसके बाद एक आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट।
एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम से ही सेटलमेंट समझ रहे हैं ना, एक समझौता ज्ञापन की तरह आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया और इसमें यह था कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में अंग्रेजी अधिकारी यानी कि जो कंपनी के अधिकारी भारत में कार्य कर रहे थे उनको भारत में जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना उसके दायरे से बाहर कर दिया गया। समस्या यह थी कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना उसमें भारतीय भी केस लड़ते थे, वह भी कोर्ट जाते थे और अंग्रेज अधिकारी भी कोर्ट जाते थे। तो अंग्रेजों को यह लगता था कि यह तो उनकी आम जनमानसता हो गई, वो तो सुप्रीम है, वो सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते हैं। तो इसको अलग दायरे में लाने के लिए अंग्रेजी अधिकारियों को अलग दायरे से क्या कर दिया, अलग सुप्रीम कोर्ट से। और एक और बात, इस सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई फैसला होता तो ये अंतिम फैसला नहीं होता था, इस फैसले को चुनौती लंदन में प्रीवी काउंसिल में दी जा सकती थी। प्रीवी काउंसिल लंदन में चुनौती दी जा सकती थी। इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अगर हम देखें तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उनके नाम पर यह एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कंपनी के जो व्यापारिक, ट्रेड और सैनिक यानी कि जो आर्मी के मामले थे, जो उनकी फोर्स के मामले थे, उनको अलग कर दिया गया। व्यापारिक मामलों के लिए इन्होंने एक बोर्ड का गठन किया जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे, तथा कंपनी के सैनिक कार्यों के लिए एक अलग बोर्ड का निर्माण किया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे। यहां से शुरुआत होती है द्वैध शासन की। यहां पर द्वैध शासन आपको दिखाई देता है। एक द्वैध शासन आपको बंगाल में दिखाई दे रहा था 1765 से 1772 के बीच, जिसे लॉर्ड क्लाइव लेकर आता है, और यह कंपनी में द्वैध शासन दिखाई देता है। तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है आपको, द्वैध शासन की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। यहां पर पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर परिषद जो 4 सदस्य होती थी उसके एक सदस्य को घटा दिया जाता है और गवर्नर परिषद 3 सदस्य हो जाती है, जो लंबे समय तक चलती है। और 1833 के चार्टर एक्ट में उसे दोबारा 4 सदस्यीय किया जाता है। फिर उसके बाद आया चार्टर एक्ट। अगर हम देखें तो चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो चार्टर एक्ट को हम देख रहे होंगे, अभी सारे चार्टर एक्ट आएंगे तो 1, 2, 3 और 4 चार्टर एक्ट भारत में अंग्रेजों की ओर से आते हैं। पहला चार्टर एक्ट आया 1793 में। 1793 में जो चार्टर एक्ट आया उसका सबसे पहला जो क्लॉज था या फिर कहें महत्वपूर्ण क्लॉज था वह यह था कि कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही है उसके अधिकारों को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कि अगले 20 वर्षों तक व्यापार और कर सकती थी। वो युद्ध तो लड़ी रही थी, सैनिक मामलों में इंटरफेयर कर रही थी, राजाओं के मामले में इंटरफेयर कर रही थी, युद्ध लड़ रही थी, किंतु व्यापारिक मामले भी साथ साथ चल रहे थे, जिसे 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया अंग्रेजी संसद के द्वारा। तो 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकारों को बढ़ा दिया गया। दूसरा, जो सैनिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था उसके अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा, यानी कि काम कंपनी का और पैसा भारत का। इसे कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1813। 1813 के चार्टर एक्ट में देखें तो इसमें व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने को कहा गया, यानी कंपनी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गए उसके। केवल अपवाद यह था कि वह भारत में चाय का व्यापार कर सकती थी और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। अन्य सभी व्यापार में अंग्रेजों के दरवाजे खोल दिए गए, यानी इंग्लैंड से अब कोई भी व्यक्ति आकर भारत में सामान खरीद और बेच सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी अंग्रेज व्यापारी कंपनी का जुड़ाव रखता हो या न रखता हो ईस्ट इंडिया कंपनी से, वह अपना सामान यहां से खरीद भी सकता है कच्चा माल के रूप में और अपना बना हुआ सामान भारत में बेच भी सकता है। समझ रहे हैं आप? तो एक तरह से क्या हो रहा था, दोहरी मार। ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहां पर लूट कर रही थी, अब अंग्रेज नागरिक भी यहां से लूट कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? और भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च की बात यहां पर की गई, किंतु ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया गया। हां, भारतीय शिक्षा पर सबसे पहली बात चार्टर एक्ट 1813 में ही दिखाई देती है, किंतु हुआ कुछ भी नहीं। तो चार्टर एक्ट में एक महत्वपूर्ण क्लॉज था कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
अगला क्लॉज था कि ईसाई मिशनरी भारत आ सकेंगे। ईसाई मिशनरी भारत आएंगे तो सीधा सा मतलब है धर्मांतरण होगा। देखिए, ईसाई मिशनरी भारत में आते रहे हैं, लंबे समय से आते रहे हैं, आज भी आते हैं, और धर्मांतरण उनका मुख्य कारण होता है। वो धर्मांतरण के लिए ही आते हैं। मदर टेरेसा को भारत में बहुत पूजा जाता है, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, किंतु कहीं न कहीं उन पर एक आरोप यह भी है कि वह धर्मांतरण के लिए भारत आई थी, वह आरोप है। ठीक है, तो ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन होता है। ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन होता है 1813 के चार्टर एक्ट से। और किसके लिए होता है? तो धर्मांतरण के लिए। उनको ईसाई बनाया जा रहा था। किसको? भारतीय नागरिकों को, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख हो, कोई भी हो, उनको ईसाईकरण के लिए प्रमोट किया जा रहा था। इसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में देखें तो व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार भारत में नहीं करेगी। अब उसका इकलौता कार्य भारत में केवल सैनिक मामलों को देखना है, यानी कि भारत पर शासन करना है, यह अंग्रेजी संसद कह रही थी। और भारत क्योंकि उस समय तक ज्यादातर राज्यों को कब्जाया जा चुका था, कुछ छोटे मोटे राज्य बचे थे और एक बड़े राज्य में पंजाब बचा था, नहीं तो इन्होंने सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। इसीलिए अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका नामकरण चेंज करके क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल जो पद है 1833 के चार्टर एक्ट से आया, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक को हम याद रखते हैं सती प्रथा निरोधक कानून के लिए तथा ठगी प्रथा निरोधक कानून के लिए। इसी समय विधि आयोग का गठन किया गया और विधि आयोग के अध्यक्ष बने लॉर्ड मैकाले। याद रखिए, लॉर्ड मैकाले आंग्ल प्राच्य विवाद जो शिक्षा के लिए हुआ था उसमें भी हमें लॉर्ड मैकाले दिखाई देते हैं, और वह शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को चुनते हैं। लॉर्ड मैकाले को आईपीसी का जनक भी माना जाता है, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता का जनक। गवर्नर जनरल की परिषद को दोबारा 4 सदस्यीय किया गया और चौथा सदस्य इसमें जोड़ा गया विधि सदस्य। कौन जोड़ा गया? विधि सदस्य। उसके बाद अंतिम चार्टर एक्ट आया 1853। 1853 को अगर देखें तो भारतीय संविधान के बनने की प्रक्रिया हमें सबसे पहले कहीं दिखाई देती है तो 1853 में दिखाई देती है। दूसरा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत के लोग अंग्रेजी शासन में कब से हिस्सेदार बने, तो अमूमन यह माना जाता है कि चार्टर एक्ट 1853 से भारतीय लोग संविधान को हिस्सा बनने लगे, यह माना जा सकता है। चार्टर एक्ट 1853 में संपूर्ण भारत के लिए एक विधान मंडल का गठन किया गया। संपूर्ण भारत के लिए एक विधान मंडल का गठन किया गया। दूसरा, सिविल सेवा की भर्ती को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरा जाने लगा। यह बात 1833 में हुई थी मगर वहां सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर उसके बाद 1853 में यह कानून आया कि सिविल सेवा की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा होगी और कहीं ना कहीं भारतीय इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अगला, भारत में 1857 की क्रांति हुई और क्रांति से अंग्रेज बहुत डर गए और उन्होंने एक एक्ट दिया, गुड गवर्नमेंट एक्ट। गुड गवर्नमेंट एक्ट 1858, जिसे हम भारतीय शासन अधिनियम 1858 के नाम से जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858। इस जो विक्टोरिया की उद्घोषणा आई थी उसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा और लॉर्ड कैनिंग का जो पद था उस समय तक भारत का गवर्नर जनरल, उसका नामकरण बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया। यह वाइसराय अगर हम शब्द तोड़कर देखें तो वॉइस माने आवाज और रॉय यानी रॉयल फैमिली की आवाज। तो रॉयल फैमिली के प्रतिनिधि के रूप में भारत में वाइसराय का गठन किया गया और पहला भारत का वाइसराय बना लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को अगर हम देखें तो वह उस परिस्थितियों में आता है भारत जब यहां से लॉर्ड डलहौजी जाता अपनी व्यक्तिगत नीति को छोड़कर और एक विध्वंसक स्थिति में आता है और भारत का वाइसराय बनता है।
इस भारत शासन अधिनियम से मुगल सत्ता को खत्म कर दिया गया और भारतीयों के सामने एक नई बात रखी गई कि भारत में जिस प्रकार मुगल सत्ता थी उसके स्थान पर अब इंग्लैंड का क्राउन सत्ता में होगा। यानी कि जिस प्रकार भारत के राजा मुगल सत्ता को केंद्र सत्तात्मक सत्ता के रूप में स्वीकार कर रहे थे, यूनियन गवर्नमेंट के रूप में स्वीकार कर रहे थे, उसी प्रकार अब अंग्रेजी क्राउन, अंग्रेजी राजशाही को वह अपना सर्वे सर्वा मान लें। यह बात भारत शासन अधिनियम 1858 में दिखाई देती है। तो कंपनी शासन क्राउन के अधीन हो गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना और यहां पर एक नए पद का सृजन होता है जिसका नाम था भारत सचिव। यह इंग्लैंड की संसद का कोई मंत्री या प्रतिनिधि होता था जिसे भारत का सचिव, इंडियन सेक्रेटरी कहा जाता था और उसकी 15 सदस्यीय परिषद थी और इनका वेतन भी भारतीय कोष से ही दिया जाएगा। सैनिक सुधारों के लिए पील कमीशन गठन किया गया। जब 1857 की क्रांति हुई थी तब भारतीय तथा अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात 5:1 था, जिसे बाद में 2:1 कर दिया गया। 2 भारतीय सैनिक और 1 अंग्रेज सैनिक। और तोपखाने तथा सशस्त्रागार के लिए केवल अंग्रेजी सैनिकों का गठन रखा गया। उसके बाद आया, इसी दौर में अगर हम देखें तो बजट की शुरुआत होती है 1860 में। भारत में बजट की शुरुआत 1860 में हुई और इंडियन पीनल कोड आईपीसी भी 1861 में आया। यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। वायसराय को अध्यादेश की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर दे दी गई वायसराय को, वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता था। दूसरा, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत भी 1861 में दिखाई देती है। दूसरा, वायसराय परिषद में 3 भारतीयों को जोड़ा गया। इसमें लगभग 6 सदस्यों को नए को जोड़ा गया था, जिसमें 3 भारतीय थे। सर दिनकर राव, बनारस तथा पटियाला के राजा को जोड़ा गया था इसमें। उसके बाद अगर हम देखें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अगर इसमें देखें तो सबसे पहली बात यह थी कि बजट पर प्रश्न पूछने तथा बहस करने का अधिकार मिला। दूसरा, चुनाव शब्द की चर्चा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यहां दिखाई देती है। चुनाव शब्द नहीं है मगर उसे माना गया है क्योंकि परीक्षा में चुनाव शब्द ही पूछा जाता है। तो चुनाव शब्द की चर्चा जिस एक्ट में मिलती है वह है भारत परिषद अधिनियम 1892। उसके बाद हम देखें तो मार्ले मिंटो सुधार, यह भी भारत परिषद अधिनियम का हिस्सा है, किंतु इसका नाम मार्ले मिंटो रिफॉर्म माना जाता है, कहा जाता है, जो 1909 में आया। मार्ले उस समय भारत सचिव थे और मिंटो उस समय के वायसराय थे। उन्हीं के नामकरण पर रखा गया मार्ले मिंटो सुधार। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी मुसलमानों को अलग से वोट करने का अधिकार मिल गया। यानी कि सभी वर्ग एक व्यक्ति को वोट डालेंगे और मुस्लिम वर्ग अलग एक व्यक्ति को वोट डालेगा। यहां से ही मुस्लिम लीग के बाद यहां से अंग्रेजों की ओर से प्रयास होता है पाकिस्तान के सृजन का। यह सबसे बड़ा कारक है। वायसराय परिषद में प्रथम भारतीय की नियुक्ति होती है जिसका नाम था सत्येंद्र सिन्हा। वह विधि सदस्य के रूप में वायसराय परिषद में हिस्सा लेते हैं। बाद में हम शंकर नायर को भी देखते हैं जिन्होंने बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वायसराय परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो यहीं से मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली आती है और सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म यहां से शुरुआत होती है। और सांप्रदायिकता का जनक किसे माना जाता है तो उस समय के वायसराय लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में अगर देखें तो उस समय के भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू और उस समय के वायसराय थे चेम्सफोर्ड। उन्हीं के नाम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 नामक कानून आया। इसमें अगर देखें तो द्विसदनीय व्यवस्था थी केंद्र में, और पहला था राज्य परिषद, जैसे वर्तमान स्वरूप में हम राज्यसभा यानी उच्च सदन कहते हैं, और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा या केंद्रीय विधानमंडल, जिसे हम निम्न सदन लोकसभा कहते हैं वर्तमान में। उस प्रकार से नामकरण किया गया। दूसरा, राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई।
राज्यों में विधानमंडल भी बनेंगे, किंतु कुछ शक्तियां वायसराय के पास भी रहेंगी। तो दो विषय थे, एक थे आरक्षित विषय और एक थे हस्तांतरित विषय। आज भी इन विषयों को हम देखते हैं, मगर आज व्यवस्था में 3 विषय हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो 7वीं अनुसूची का हिस्सा है, 7th शेड्यूल का, उसे आगे हम देख रहे होंगे। लोक सेवा आयोग का गठन 1919 में हुआ। दूसरा, भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 में मिल चुका था, तो भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। दूसरा, द्वैध शासन का जनक, द्वैध शासन, समझ रहे, द्वैध शासन, ये यहां पर राज्यों में द्वैध शासन जो शुरू किया वह उसके जनक थे लियोनास कर्टिस, याद रखिएगा, लियोनास कर्टिस, द्वैध शासन के जनक। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से, या फिर कहें अंग्रेजी संसद द्वारा उस समय तत्कालीन सबसे बड़ा जो कानून पास हुआ, जो सबसे बड़ा जो अधिनियम वहां पास हुआ वह यह था। उन्होंने अपने देश के लिए इतना बड़ा कानून पास नहीं किया था जितना उन्होंने भारत के लिए कानून पास किया, भारत शासन अधिनियम 1935। यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। भारत शासन अधिनियम में भारत को एक अखिल भारतीय संघ, एक देश, एक यूनियन के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। तो भारत एक अखिल भारतीय संघ के रूप में स्थापित हुआ। दूसरा, इसी कानून के द्वारा हम देखें तो म्यांमार यानी चिर वर्तमान बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, इसी कानून के द्वारा, जो अलग हुआ 1937 में। संघीय न्यायालय का गठन हुआ, 1935 में हुआ, संघीय न्यायालय का गठन हुआ दिल्ली में, संघीय न्यायालय का गठन हुआ दिल्ली में। एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई जिसके खिलाफ अपील की जा सकती थी प्रीवी काउंसिल लंदन में, मैं बता चुका हूं। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किस प्रकार से, विधानमंडल भी थे, राज्य परिषद भी थी और केंद्रीय विधानमंडल भी था, किंतु कुछ शक्तियां वायसराय के पास सुरक्षित थी। प्रधानमंत्री यानी कि प्रीमियर और मिनिस्टर यानी मंत्री जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार दिखाई देता है भारत के लिए। दूसरा, भारतीय संविधान का यह सबसे बड़ा स्रोत है, बता दिया मैंने, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है, जो कि लंबे समय तक भारतीय क्रांतिकारी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयासों के द्वारा सामने आया था। फिर भारत में 2 प्रस्ताव लाए गए भारतीयों के मानने के लिए, मगर दोनों ही प्रस्ताव न मुस्लिम लीग ने माने, न महात्मा गांधी और न ही कांग्रेस ने माने। पहला था अगस्त प्रस्ताव 1940 और दूसरा था क्रिप्स प्रस्ताव 1942। और क्रिप्स प्रस्ताव के लिए क्या कहते हैं, आउटडेटेड चेक, आउटडेटेड चेक किसने कहा था, गांधी जी ने, क्रिप्स प्रस्ताव के लिए। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा ही हुआ। तो कैबिनेट मिशन 1946, इसके 3 सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस। यह सदस्य भारत में आए और उन्होंने भारतीय संविधान सभा के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। भारतीय संविधान सभा का निर्माण जो हुआ वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा किया गया। और अगर इसमें देखें तो 10 लाख जनसंख्या पर एक संविधान सभा के सदस्य की नियुक्ति की गई, 10 लाख पर एक सदस्य। टोटल सदस्य जो थे वो 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे तथा 93 सदस्य रियासतों से राजाओं के द्वारा मनोनीत थे। 296 सदस्यों में जो राज्य से लिए जाने थे, इसमें 292 यानी 292 राज्यों से थे, जिन्हें आज हम राज्य समझ सकते हैं, और 4 चीफ कमिश्नरी स्टेट्स थे, चीफ कमिश्नरी राज्य थे। जैसे आज की स्थिति में अगर हम समझें तो मोटे मोटे तौर पर यूटीज कह सकते हैं, यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र, कभी कभी उसे केंद्र शासित प्रदेश भी बोल देते हैं। तो 292 सदस्य राज्यों से थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी स्टेट से थे। चुनाव हुए, 292 सदस्यों के चुनाव में 208 सीटें कांग्रेस को मिली,
73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली तथा 15 सीटें किसको मिली, अन्य को मिली। यह बंटवारा था। अगर इसमें देखें 15 महिलाएं भी संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। बाद में मुस्लिम लीग अलग होती है और सदस्यों की संख्या 299 रह जाती है। वो हम कैबिनेट मिशन को आगे भी समझ रहे होंगे, संविधान को जब हम समझ रहे होंगे आगे की कक्षाओं में। तो संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, 10 लाख पर एक सदस्य की नियुक्ति थी और इन सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा किया गया। तो ये जो आज का सेशन था वह भारतीय संविधान की विकास यात्रा को लेकर था। भारतीय संविधान की किस प्रकार से विकास यात्रा हुई। आगे की कक्षाओं में हम जब देख रहे होंगे तो संविधान सभा का निर्माण, वह कैसे संविधान का निर्माण करती है, तो ये सारी चीजें भी हम स्पष्ट तौर पर देख रहे होंगे। उपयोगी लगा होगा आपको सेशन, मुझे बहुत आनंदित हुआ इसको पढ़ाकर। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा सेशन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।